नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, ही इज मीडिया कम्युनिकेटर, एविड एजुकेशनिस्ट, ऑथर, फिल्म मेकर, ब्रॉडकास्टर, एक्टर, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन से जुड़े हुए, पत्रकारिता से उनका गहरा रिश्ता। मीडिया सेंटर्स में बहुत सारे मीडिया सेंटर्स में ही हैज वर्क एज अ मीडिया हेड। वेलकम कहती हूँ प्रोफेसर अम्बरीश सक्सेना जी का। थैंक यू। थैंक यू जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रूबरू के इस मंच पर आने के लिए प्रोफेसर अमरीश सक्सेना जी। थैंक यू आर थैंक यू काजल जी। मल्टी जी। यू आर मल्टी टैलेंटेड। आपकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि मैं क्या कहूँ। हमारा जो ये शो है ये टारगेट करता है, जैसे आजकल का एटमॉस्फेयर चल रहा है, बहुत मायूसी है, लाइव परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही, परफॉर्मर्स कहीं कहीं वो थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये जो शो है इसके जरिए हम चाहते हैं कि जो हमारे यंग परफॉर्मर हैं, वो जो हमारी सेलिब्रिटीज यहाँ पे आती हैं, उनकी जो लाइफ की इंस्पिरेशनल जर्नी है, उनसे उनको इंस्पायर कर सकें और वो इंस्पायर हो सकें, और ऐसा हो भी रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आपकी जो जिंदगी है, खासतौर पे रंगमंच को लेकर जो आपका सफर रहा है, वो आप हमसे साझा कीजिए। रंगमंच की मेरी शुरुआत इलाहाबाद से हुई। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में, एलएलबी किया। और उसी दौरान कुछ लोगों से मुलाकात हुई। हालांकि बचपन से जब तक स्कूल में था तो ऑब्वियसली जैसे स्कूल में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें बहुत ही सक्रिय भागीदारी थी, चाहे वो डिबेट हो या थिएटर हो, वो उस तरह की रुचि थी लगातार, जो साहित्यिक या सांस्कृतिक अभिरुचि आप कहें। लेकिन थिएटर एज सच, एमेच्योर थिएटर की शुरुआत इलाहाबाद में ही हुई जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो कुछ लोगों के साथ मिलकर छोटे छोटे प्लेज किए। फिर चूंकि एक थोड़ा सा लीडरशिप की क्वालिटी थी शुरू से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना ही एक नाट्य ग्रुप बनाया जाए। हालांकि जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, लेट 70s या 80s के बिगनिंग की, उस समय इलाहाबाद थिएटर के मामले में बहुत ही रिच था। और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं थी। प्रयाग रंगमंच था, इलाहाबाद आर्टिस्ट एसोसिएशन था, और काफी थिएटर में बड़े बड़े दिग्गज उस समय काम करते थे। सत्यव्रत सिन्हा जैसे लोग थे, शरणबली श्रीवास्तव जैसे लोग थे, रामचंद्र गुप्ता जैसे लोग थे। तो एक लंबी फहरिस्त थी। तो उसके बीच में मैंने सोचा, तो उस आज में देखता हूँ तो थोड़ा दुस्साहसी लगता है, लेकिन मैंने एक संस्था बनाई। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मुझसे छोटे लोग भी काफी सारे थे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे, मुझसे उम्र में कम थे। तो एक लंबी लिस्ट बनी, काफी सारे लोग आए। और मुझसे सीनियर भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें वकालत के प्रोफेशन के लोग भी थे। एक कर्नल साहब थे, उनकी वाइफ थी प्रतिभा सिंह, वो भी थी। तो काफी सीनियर सीनियर लोगों को भी मैंने जोड़ा। और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ, एक के बाद एक प्ले करने का। और काफी सारे प्ले किए, विजय तेंदुलकर के प्ले किए, खासतौर से गिधाड़े के कई शोज किए। और मैं इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि शुरुआती दौर था, जो उस तरह की समझ जैसी चाहिए थिएटर की वो नहीं थी। तो वो कर कर के ही सीखा। तो मैं पढ़ता था काफी, और बाद में उस पढ़ने की अभिरुचि की बदौलत पत्रकारिता में भी आया। तो वो पढ़ने की रुचि थी तो काफी पढ़ता था। पढ़ने से करने से धीरे धीरे समझ बनी। और जो सबसे बड़ा नाटक मैंने, अगर मैं कहूँ, 1980 से 1985 के बीच में काफी सारे किए, उससे सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नाटक मैंने जो उठाया और सक्सेसफुली किया, वो था कबीरा खड़ा बाजार में। तो वो भीष्म साहनी का नाटक था। और लंबी उसमें कास्ट बहुत लंबी थी, जो बहुत ही बड़ा चैलेंज था, लेकिन मैंने कर लिया। उस प्ले में करीब 52 लोग ऑन स्टेज थे। और मैंने उसमें रोल नहीं लिया था, ये सोच के कि लास्ट मोमेंट में जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं फिट इन हो जाऊंगा। वो हुआ भी कि एक आर्टिस्ट लास्ट मोमेंट पे ड्रॉप हुआ, तो मैंने वो रोल खुद किया। और उसमें सारा जो संगीत था वो भी सारा लाइव था। करीब 25 लोग म्यूजिक पे थे। और उसमें एक खास बात ये थी कि मैंने बिना पैसे के ये नाटक किया।
रिहर्सल में खर्च बहुत होता था, तो रिहर्सल की जगह भी अपने संबंधों के नाते फ्री में ले ली। एक अंजुमन रूहे अदब है इलाहाबाद में जगह, बाद में वो जगह रिहर्सल के लिए ही हो गई थी, ऐसा मैंने चलन चलाया, और वो पैसा भी नहीं लेते थे। तो वहाँ रिहर्सल किया। बाकी जो रोज का खर्चा था वो मैं अपनी जेब से करता था। उस समय मैंने नौकरी शुरू कर दी थी इलाहाबाद से, जो नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका ग्रुप का अखबार है, वो उसमें मैं काम करता था, अमृत प्रभात में। तो जो सैलरी मिलती थी वो रिहर्सल में चली जाती थी। और उसके बाद प्ले शुरू कर दिया। पैसा नहीं था, मैं लगातार प्रयत्न करता रहा। आखिर में फूलपुर में इफ्को का प्लांट है, तो शो से एक हफ्ते पहले उनसे बात हुई। उन्होंने कहा एक शो हम अपने यहाँ करा लेंगे। तो जो पैसा उन्होंने दिया उससे मेरा सारा खर्चा निकल गया। प्रयाग रंगमंच, जो सभी लोग परिचित होंगे, तो प्रयाग संगीत समिति से, तो प्रयाग संगीत समिति का ओपन एयर थिएटर है, तो ओपन एयर थिएटर लिया। बाद में मुझे लगा कि मैंने थोड़ा रिस्की काम कर लिया, क्योंकि 12, 13, 14 जून को 3 शोज लगातार किए और बरसात का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन वो हो गए। दोनों शोज बहुत अच्छे हो गए। और उसका तीसरे दिन जाके हमने वहाँ इफ्को के प्लांट में किया, तो सारा खर्चा निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत की और हो गया। तो मैं और मेरे पूरे जीवन में इसी तरह से होता रहा है कि आप शुरू कर दीजिए, काम होता चला जाएगा। कुछ भी अगर चाहिए, थिएटर में भी और बाकी क्षेत्रों में भी मैंने जो किया, और खासतौर से अगर मैं थिएटर की बात करूं इस समय, तो आपके पास एक जज्बा होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, कुछ करने की ललक होनी चाहिए, काम हो जाता है। तो मेरा काम कभी भी लाइफ में रुका नहीं, चाहे मेरे पास पैसा हुआ या नहीं हुआ। और वो ये अपने अपने पास से किया, उधार लेके किया, या जैसे भी हुआ, लेकिन होता गया। और फिर धीरे धीरे अच्छी टीम बनी, अच्छे प्लेयर्स होते रहे। तो इसके बाद मैं बनारस आ गया। नौकरी के सिलसिले में ही मैंने एक न्यूज़पेपर है पाइनियर, उस न्यूज़पेपर को ज्वाइन किया वहाँ पे एज चीफ रिपोर्टर। पहले मैं एडिटिंग में था, तो समय ज्यादा मिल जाता था इलाहाबाद में बाकी काम करने का। रिपोर्टिंग में थोड़ा सा, क्योंकि फील्ड जॉब था, कम मिला, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। तो बनारस में भी काफी प्लेस किए। बनारस में पहले से एक संस्था थी, गोकुल आर्ट्स, जो डॉक्टर शिव सुंदर गांगुली हैं, जो फिजिसिस्ट थे, डॉक्टर थे, उन्होंने अपने फादर की स्मृति में बनाई थी। उसके साथ जुड़ के मैंने काफी काम किया और काफी बड़े बड़े प्लेस किए। पैसे की उतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एक टीम थी और एक स्ट्रांग वो था। और बाकी जो मैंने अपने पूरे जीवन के अनुभव से सीखा थिएटर में, कि अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग के साथ करें, तो पैसे की उतनी कमी है नहीं थिएटर में, जितना शुरू में तो मुझे लगता था, क्योंकि मेरी जानकारी थोड़ी कम थी कि हम कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद जब मैंने बनारस में, आप ये समझिए कि 1986 से लेके 91, 92 के बीच में जितने प्लेस किए, कभी पैसे की कमी नहीं हुई, क्योंकि मैंने वो स्रोत ढूंढ लिए थे। मेरे काफी सारे नाटकों में जो मुझे आर्थिक सहायता मिली, वो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से मिली। और एक व्यक्ति का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, जो उस समय वहां पे बड़े पद पे थे, शरद नागर जी, जो अमृतलाल नागर जी के पुत्र थे। उन्होंने हर तरह का सहयोग किया, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से, और नाटक की पढ़ाई की दृष्टि से भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। और उसके बाद काफी मेरे नाटकों में जो मैंने आर्थिक सहायता ली, वो उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक कार्य विभाग है, कल्चरल वर्क्स डिपार्टमेंट है, यूपी गवर्नमेंट का, जिसमें काफी समय तक दया प्रकाश सिन्हा जी, डीपी सिन्हा जी थे, जो रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में है, और बहुत ही अच्छे प्रख्यात नाटककार हैं, लेखक हैं, रंगकर्मी हैं। उन्होंने काफी सपोर्ट किया। तो करीब हम लोग गोकुल आर्ट्स में पूरा 5 दिन 6 दिन का फेस्टिवल करते थे, और सारा ऑडिटोरियम का खर्चा मैं डीपी सिन्हा जी से लेके आ जाता था। तो इस तरह से रास्ते मिलते गए, और हम काम करते गए। और इसी बीच में जब मैं बनारस में था, तो मुझे केंद्र सरकार से भी, जो उनका कल्चरल डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एचआरडी मिनिस्ट्री में उस समय था, तो उनकी एक स्कीम थी जो एक इंडिविजुअल डायरेक्टर्स को वो ग्रांट देते थे। तो मुझे उसके बारे में पता लगा, मैंने अप्लाई किया।
उसके लिए 2 बार मैंने ग्रांट ली, और एक जो बार मुझे ग्रांट मिली, इट वाज परहैप्स 95 के आसपास की बात है। तो उसके लिए मैंने प्ले भी अलग से लिखवाया। अजित पुष्कल जी हैं, जो नाटककार हैं इलाहाबाद में, और काफी उन्होंने नाटक लिखे। उन्होंने स्पेशली नाटक लिखा जन विजय, जो कि जो वैशाली में डेमोक्रेसी है वो किस तरह से आई, चूंकि भारत में, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी सबसे पहले भारत में आई। तो उस बैकड्रॉप में उन्होंने उस नाटक को लिखा, और उस नाटक के बहुत सारे शोज के, उसमें भी काफी लंबी लिस्ट थी, 50-60 लोगों की टीम थी। लखनऊ में हमने संगीत नाटक एकेडमी के माध्यम से भी जाके उस नाटक को किया। और उस समय जो केंद्रीय संगीत नाटक एकेडमी है वो एक फेस्टिवल करती थी जोनल लेवल पे, और उसके बाद सेंट्रल लेवल पे दिल्ली में। तो जोनल लेवल पे 4 नाटकों में मेरे नाटक का चयन हुआ जन विजय का, वहां जाके हमने लखनऊ में नाटक किया। और उसके बाद फिर जो सेंट्रल लेवल पे दिल्ली में हुआ, वहां भी मुझे बुलाया गया। तो ये सारे काफी माइलस्टोन्स हुए। और इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा मौका मुझे मिला 92 के आसपास, वो था कि उत्तर प्रदेश से चुनाव हुआ कि हर हर स्टेट से 1 या 2 लोगों को चुना जाए, और 2 वर्कशॉप्स का केंद्रीय संगीत नाटक एकेडमी ने प्लानिंग की। एक वर्कशॉप दिल्ली में हुई, एक बॉम्बे में हुई। तो करीब 35-40 लोग पूरे देश भर से चुने गए थे। तो हम 2 लोग थे जिनको यूपी से चुना गया, एक लखनऊ से, और मैं उस समय बनारस में था। तो वो एक अलग तरह का अनुभव था। और बॉम्बे में जो एनसीपी है, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट है, वहां जाके 1 महीने की वर्कशॉप करने का मुझे मौका मिला। सरकारी खर्चे पे, रहना खाना, वर्कशॉप ऑब्वियसली सब सरकारी खर्चे पे थी। और वहां जिस तरह का एक्सपोजर और जिस तरह की समझ मिली, क्योंकि वहाँ जो लोग क्लास लेने आते थे हमारे, जिसमें नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग थे, रोहिणी हटंगनी जैसे लोग थे, और पूरी जो वर्कशॉप थी वो विजया मेहता के नेतृत्व में वहां पे हुई, जो बहुत बड़ा नाम है नाटक के क्षेत्र में और रंगमंच के क्षेत्र में। तो ये सारे पड़ाव हुए, काफी काम किया, एक दौर था। निश्चित रूप से उसके बाद उस तरह की सक्रिय भूमिका रंगमंच में नहीं हुई। लेकिन यही है, एक बार जो रंगमंच से जुड़ जाता है वो कभी अलग तो हो नहीं सकता। तो किसी ना किसी रूप में तो जुड़ाव है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन जो 24 घंटे का जो रंगमंच था, वो निश्चित रूप से काफी समय से उस तरह से नहीं हो पाया। जी। जी, आप मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने आपके जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो आपने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की है, आपने डॉक्टरेट जी किया, इसके जी अलावा डबल एमए आपने किया और आपका जो स्टडीज़ है वो चलती रही। तो मैं जी। यंग परफॉर्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँगी कि आजकल जैसा बहुत होता है, ये मैंने देखा है कि स्टडीज़ छोड़ देते हैं कि 12th के बाद हमें सिर्फ थिएटर करना है या हमें ग्रेजुएशन नहीं करनी है, हमें सिर्फ थिएटर करना है। आप एज़ एन एक्सपर्ट क्या कहेंगे? देखिए, थिएटर बिना पढ़ाई के हो नहीं सकता। ठीक है, किसी जमाना था, वो हम 50-60s की बात छोड़ दें, हर एक दौर का अपना। हालांकि उस समय भी ऐसा नहीं था कि कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए ज्यादा जगह थी। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दें जो चेहरे पे ज्यादा चलती थी, बट थिएटर कभी भी बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए था नहीं। हम जितने भी थिएटर मूवमेंट की बात करें 50s में, 60s में, जिस तरह से थिएटर डेवलप हुआ, और थिएटर के डेवलपमेंट में एक जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इप्टा का है। और बिल्कुल, इप्टा में सारे ही लोग बहुत पढ़े लिखे थे। बिल्कुल। और मतलब ऐसे ऐसे लोग थे जिन जो जो मतलब बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, इंटेलेक्चुअल थे, काफी पढ़ाई की, थिएटर किया। थिएटर एक मिशन के साथ था, एक जज्बे के साथ था, एक किसी उद्देश्य के लिए था, पैसे के लिए नहीं था। क्योंकि थिएटर, हुँ, ठीक है, पैसा निश्चित रूप से हम जो करते हैं उसमें पैसा चाहिए, लेकिन एमेच्योर थिएटर के लिए अगर हम पैसे का ओरिएंटेशन पीछे भी रखें और हम उतने पैसे की चाहत करें कि हमें थिएटर होता रहे, लेकिन अब आज का जो समय समय बदल गया है 80s 90s के बाद। अब तो आप प्रोफेशनल थिएटर भी कर सकते हैं, थिएटर करके पैसा भी कमा सकते हैं, रिपीटरीज भी हैं। चाहे आप श्री राम सेंटर की बात करें या एनएसडी की, जिस तरह की रिपीटरी है, प्राइवेट रिपीटरीज भी हैं। तो रंगमंडल में आप काफी काम कर सकते हैं। तो अब तो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा।
और पढ़ाई के लिए कोई दायरा नहीं सीमित है। ठीक है, आप अगर थिएटर करते हैं तो साहित्य के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे नाटकों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, रंगकर्मियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो खुला होना चाहिए। मतलब अगर आप भारत के संदर्भ में भी बात करें तो सिर्फ हिंदी से काम नहीं चलेगा। आपको भारत की सारी भाषाएं इतनी समृद्ध हैं, उनके जो अनुदित नाटक हैं हिंदी में बहुत सारे, उनको भी आप पढ़ें या करें। मैं तो ये मैंने किए हैं। और इसके बाद जो विदेशी नाटककार हैं और बड़े नाटक हैं, उनको भी हम पढ़ें और उनको भी करें। जैसे कि मैंने इडिपस किया, जो सोफोक्लीज का ग्रीक प्ले राइट का लिखा हुआ नाटक है, या मैंने जैसे मोलियर का नाटक किया, बिच्छू बहुत हुआ है भारत में, तो बिच्छू को किया, वो पूरी तरह से हिंदी में भारतीय संदर्भ में अनुदित किया गया। तो आपका वो एक्सपोजर होना चाहिए नाटकों के और साहित्य के संदर्भ में। इसके अलावा चूंकि नाटक या रंगमंच जो है बहुत सीमित दायरे में आप अगर देखेंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी। उसके लिए आपको अपने समाज की समझ भी होनी चाहिए, अपनी राजनीतिक व्यवस्था की भी थोड़ी समझ होनी चाहिए। अब कितनी है ये डिफर करेगा मैन टू मैन, हर आदमी से। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग बहुत सारी पढ़ाई करने लगे, लेकिन ठीक है, आप अपने आप पढ़ाई कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई एक स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्रोग्राम ज्वाइन करके ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको, क्योंकि हमारा नाटक जो है वो समाज से जुड़ी हुई चीज है, तो अगर हम अपने समाज को नहीं समझते, लोगों को नहीं समझते, भारत की संस्कृति को नहीं समझते, हमारे जो इश्यूज हैं उनको नहीं समझते, हमारी जो व्यवस्था है उसको नहीं समझते, तो फिर हम नाटक करेंगे कैसे? जैसे मैं उदाहरण के लिए अंधेर नगरी की बात करूं, जी जी भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 150 साल पहले उस नाटक को लिखा, और वो नाटक आज भी सामयिक है। आप आज भी करिए तो लगेगा जैसे आज के संदर्भ में लिखा गया है। और उसकी जो जो सेंट्रल थीम है, जो रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं सब जानते हैं और समझते हैं, सेंट्रल थीम है कि जो व्यवस्था है, जो भी शासन व्यवस्था है, वो किस तरह से काम करती है, उसका जो बेसिक नेचर है वही जन विरोधी होता है, वही एंटी पीपल होता है, और वो लोगों के हित में कम ही सोच पाती है। और कि उसमें जो शासन व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, और सब है, और हमारी फोक आर्ट फॉर्म्स भी है, हमारा म्यूजिक भी है। तो इस तरह का अगर आपको समझना है तो आपको भारतीय दर्शन को भी समझना पड़ेगा, उस समय की क्या परिस्थिति है उनको समझना पड़ेगा, उन्होंने हिंदी को क्या योगदान दिया ये भी आपको समझना पड़ेगा, और उनके नाटक किस तरह से कालजयी हैं इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे मैंने जयशंकर प्रसाद का एक नाटक किया, कामना, अब जी उसको हमने बहुत ही सीमित साधनों में किया, और लेकिन हमने उसमें कुछ कुछ चेंजेस किए जो कंटेम्प्रेरी बन जाए। तो उतनी लिबर्टी भी आप ले सकते हैं, और वो जायज भी है, और आप कर भी सकते हैं। और उसको किया, वो भी बहुत सफल हुआ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि देखिए, नाटक एक मनोरंजन के लिए तो है, लेकिन सिर्फ मनोरंजन से काम नहीं चलेगा। आप कहना क्या चाहते हैं, और जो आप कहना चाहते हैं वो लोगों तक संप्रेषित हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोगों से जुड़ पा रहा है कि नहीं जुड़ पा रहा है, इसके लिए आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और वो तभी आएगी जब आप पढ़ाई करेंगे। तो रंगमंच में जो भी नए लोग हैं, जैसे आपने कहा, अगर आप मुझसे पूछें जी तो मैं कहूंगा कि ऐसे जो भी लोग आए वो पढ़ने की आदत डालें। और डिग्रीज बिल्कुल की बात नहीं है, डिग्रीज की बात नहीं है, लेकिन फिर भी डिग्रीज हो तो नो डाउट अच्छा है। आप देखिए कि जितने भी आप सेंट्रल स्टेज पे आप थिएटर के लोगों को देख लीजिए, किसी जमाने में ओमपुरी को अगर आप देख लीजिए, जिस तरह से उन्होंने थिएटर बॉम्बे में किया। ओमपुरी जी से भी मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरा कई बार मिलना था। और उनकी जो बहन थी हीरा चड्ढा जी, वो पहले रेडियो स्टेशन में, ऑल इंडिया रेडियो में थी, इलाहाबाद में थी, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव पैक्स थी, फिर वो बनारस में पैक्स थी, उनके पास वो ओमपुरी जी आया करते थे, तो मेरी मुलाकात थी उनसे। तो इस तरह के लोग, या आप नसरुद्दीन शाह की बात कर लीजिए, कितनी भी वो फिल्में करें, लेकिन उनका जो थिएटर से जुड़ाव है वो कभी भी कम नहीं हुआ, कभी भी खत्म नहीं हुआ। और वो मतलब इस तरह के एक्टर्स हैं जो एक एक साल का ब्रेक लेके और लंदन चले जाते हैं थिएटर को आगे पढ़ने और सीखने के लिए। तो अगर इतनी पढ़ाई करते हैं एक्टर्स जो, तो
फिल्मों में बिना पढ़ाई के लोग आज समझते हैं कि ऐसे ही चले जाएंगे, एक एक ग्लैमर है और चले गए। थिएटर है कि एक एक ग्लैमर है और बस एक्टिंग शुरू की और हो जाएगी। ऐसा होता नहीं। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो लंबी दूरी तक आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत थिएटर कर लेंगे। तो अगर आपको गंभीर ढंग से थिएटर करना है तो पढ़ाई जरूरी है। वेरी ट्रू। जी एटलीस्ट जो आपकी बेसिक एजुकेशन है वो कंप्लीट हो, और किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि किताबों से आपकी यहाँ एक डिक्शनरी बन जाती है और आपका मेंटल हॉराइजन ब्रॉड हो जाता है। यहीं पे मैं चाहूंगी, जी। आपसे ही जानना चाहूंगी कि भाषा की पकड़ कितनी जरूरी है, चाहे वो अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज हो या हिंदी हो। आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि कितनी, और उसमें सबसे जरूरी चीज क्या होती है? देखिए, भाषा तो निश्चित रूप से जरूरी है। और हम ऐसे दौर में हैं आज, हम हालांकि रंगमंच के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं, हम आज ऐसे दौर में हैं जो भाषा का बड़ा अवमूल्यन है। और जी भाषा को भी अगेन, भाषा को आप मतलब एक एक अलग से नहीं देख सकते। भाषा जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका कंटेंट क्या है। चाहे आप जी रंगमंच की बात करें, चाहे आप समाचारों की बात करें, चाहे अखबारों की बात करें, चाहे टीवी की बात करें, तो चूंकि हमारा कंटेंट के लेवल पे गिरावट है, और जी तो भाषा के लेवल पे भी उस तरह की गिरावट है। लेकिन भाषा को लेके मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, कभी था भी नहीं। भाषा वो होनी चाहिए जो लोगों को समझ में आए। लेकिन लेकिन एक स्तरहीन भाषा नहीं होनी चाहिए। तो रंगमंच में भी, फिल्मों में भी मानता हूँ कि स्तरहीन भाषा नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे आप द्व्यर्थी संवाद लेके करें। हालांकि थिएटर में भी बहुत सारे लोग ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि फिल्मों की तरह, लेकिन वो द्व्यर्थी चीजें नहीं चलेंगी। या आप शब्दों का चयन वो ही होना चाहिए जो लोग अच्छी तरह से समझते हो। और हिंदी का जो रंगमंच विकसित हुआ है, मेरे हिसाब से जितना मैंने किया और समझा, वो हिंदी और उर्दू मिक्स है। तो जी बहुत ट्रू। सारे नाटक हैं, जैसे कि आप इडीपसी मैंने किया, उसकी स्क्रिप्ट तो हमें देवनागरी में मिल गई, लेकिन वो जी स्क्रिप्ट एक्चुअली उर्दू में थी। तो और आपको भाषा को समृद्ध करना है लिखने और बोलने की दृष्टि से, तो आपको रंगमंच बिना उर्दू के नहीं होगा। भले ही आप वो बिल्कुल। पर्शियन स्क्रिप्ट में ना लिखें, लेकिन वो जो शुद्धता है बोलने में, उच्चारण में, वो बहुत जरूरी है। वो डिक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। और जैसे मैं पहले भी पढ़ाई की बात कर रहा था, अगर मैं इस बात को उससे जोड़ूं, तो बहुत सारे, अब आप क्या है कि आप वर्कशॉप्स कर सकते हैं। जैसे रंगमंच में ये एक बहुत बड़ी चीज है। या तो आप अगर स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई से मेरा मतलब है कि जैसे भारतीय नाट्य अकादमी है लखनऊ में, क्योंकि एक जमाना था जब मैं इलाहाबाद में रंगमंच करता था, तो जितने भी 25 30 40 लोग मेरे ग्रुप में थे, हर साल उसमें से एक दो तीन लोग बीएनए चले जाते थे। बीएनए नया नया बना था, तो उनको ये लगता था कि मेरे साथ कर रहे हैं, तो मैं तो खुद ही एमेच्योर हूँ, मेरे पास उतना कोई ज्ञान तो था नहीं। उन लोगों को भी लगता था कि इससे कैसे आगे जाएंगे। तो निश्चित रूप से एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई का अपनी इम्पोर्टेंस है। और राज बिसारिया जी ने उसको बीएनए को शुरू किया, तो बहुत सारे मेरे साथ काम करने वाले लोग वहां गए। जैसे अभी आपसे बात हो रही थी, विभांशु अभी 2 दिन पहले आपके प्रोग्राम में भी थे, तो विभांशु वैभव भी वहां पे गए। उसके बाद मेरे और एक और मित्र हैं, राघव प्रकाश मिश्रा, जो लाइट में काफी काम किया जी है उन्होंने जी रंगमंच में, आप जानती जी होंगी। जी वो मेरे साथ करते थे, वो बीएनए चले गए। फिर एक और एक्टर है जो बॉम्बे में, शिव गुप्ता, वो मेरे साथ काम करते थे, उन्होंने जाके बीएनए ज्वाइन कर लिया। जी मेरे साथ एक और एक्टर थे, जब मैंने कबीरा खड़ा बाजार में किया जी था, तो मेन लीड में थे चंद्रमोहन, जो बाद में यूपी की संगीत नाटक एकेडमी में बड़े पद पे थे। दुर्भाग्यवश अब उनकी का देहांत हो गया है, वो बीएनए चले गए। इसके बाद एक और बड़ा नाम है, जैसे अनुपम श्याम थे, वो बीएनए चले गए। तो एक दौर था बीएनए का, जो जो मेरे मेरे 80s की बात है। बाद में लोगों ने एनएसडी में जाना शुरू किया। तो या तो आप, ठीक है, आप बीएनए चले जाइए, एनएसडी चले जाइए, या और भी जहां आपको नाटक का प्रशिक्षण मिलता हो वहां चले जाइए। निश्चित रूप से वो फायदा पहुंचाएगा। दूसरा जी तरीका यह है कि आप किसी बड़े रंगकर्मी के साथ जुड़ जाइए, उसके ग्रुप में जुड़ जाइए, उसके साथ सीखिए। तीसरा तरीका वर्कशॉप्स का है, आप जी वर्कशॉप्स करिए। तो चूंकि मेरे समय में तो मैं कहीं गया नहीं, और जाने की उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, जी तो मैंने ये तरीका निकाला कि वर्कशॉप्स की जाए। अब इलाहाबाद में उतनी ज्यादा वर्कशॉप्स, वैसा कोई दौर नहीं था, तो मैंने अपना जो नाट्य ग्रुप बनाया था, अंकुर नाट्य समिति, मैंने तय किया कि मैं रेगुलर वर्कशॉप्स करूँ।
हालांकि उसमें अब आज मुझे लगता है कि मैंने कैसे कर लिया, क्योंकि आज की तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मोबाइल नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, इवन लैंडलाइन भी गिना चुने थे, 80, 81, 82 में था नहीं। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किए और मैंने कर लिया। जैसे कि मैं बादल सरकार के बारे में बात करना चाहूंगा। जी जी बादल जी। सरकार को मैंने अप्रोच किया और वो तैयार हो गए। वो 2 बार मेरे कहने से इलाहाबाद आए, और एक बात तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बात की, और पूरा 10 दिन की वर्कशॉप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही की, और सारे यंग लोगों को बुलाया कि भाई अटेंड करो वर्कशॉप, आगे कोई पैसा भी किसी से नहीं लिया, किसी यहाँ वहां से करके उसका खर्चा भी निकाल हाँ लिया। हाँ। तो वो जो ट्रेनिंग थी मेरी भी, और मेरे साथ तमाम लोगों को वो मौका मिला। वो अलग तरह की ट्रेनिंग थी, जो साइको फिजिकल उनका रंगमंच जी था। मुझे जी। आज भी याद है जिस तरह की एक्सरसाइजेस वो कराते थे, हम सभी की रूह फाख्ता होती थी कि वो उन्होंने एक के ऊपर एक आदमी को खड़ा किया, और एक को सबसे ऊपर चढ़ा दिया 4 लोगों के ऊपर, और उससे कहा कूद जाओ, और जी नीचे 4 लोग हाथ लगा के खड़े हो जाते थे। वो कहते थे जब तक तुम अपना, जो तुम्हारा थिएटर में साथ काम करने वाला को आर्टिस्ट है, उसके ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं होगा तो एक्टिंग कैसे करोगे। वो ऊपर से कूदा देते थे 4 फ्लोर ऊपर से। तो वो अजीब अजीब तरह की एक्सरसाइजेस कराते थे, बट वो फर्स्ट। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पैदा करते थे कि कैसे रंगमंच करना है। तो उनके साथ सीखा। फिर लक्ष्मी नारायण लाल थे, जो दिल्ली जी के ही थे, जी बहुत बड़े नाटककार हुए हैं। एक जमाने में वो 80s में ही वो उत्तर प्रदेश की संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष बने। तो मैंने उनको अप्रोच किया कि आप आइए और एक वर्कशॉप करिए इलाहाबाद में। तो मेरे जी। कहने पे पहले तो वो इधर उधर करते रहे, क्योंकि वो दिल्ली के रहने वाले थे। फिर मैं और मेरा जो दोस्त था चंद्रमोहन, उन्होंने, वो उसके फादर रेलवे में थे, हमने कुछ जुगाड़ बिठाया, पैसे होते नहीं थे। दोनों लोग ट्रेन में बैठे, दिल्ली आ गए, सीधे उनके लक्ष्मी नारायण लाल के घर गए और उनके पैर पकड़ लिए कि चलिए हमारे लिए वर्कशॉप करिए। फिर वो आए हाँ। आए आए और उन्होंने 15 दिन की वर्कशॉप की इलाहाबाद में, और हमने पूरा एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप की। तो इस तरह से मतलब कर करके सीखा। फिर बड़े लोगों के नाटक देखे, उनसे संपर्क बढ़ाया, जिसमें बीबी कारंत जैसे लोग भी थे, और जी मतलब इस तरह के लोगों से संपर्क किया, बातचीत की। मैं जर्नलिस्ट भी था, तो वो जी सहारे भी मुझे एंट्री आसानी से मिलती थी लोगों के पास। गया, उनका इंटरव्यू ले लिया, फिर उनसे रंगमंच के बारे में बात की, संबंध बना लिया। तो और जो चीजें सीख सकता था वो सीखने की कोशिश की। तो इस तरह से प्रयास करके, तो मैं ये मानता हूँ कि जो नए लोग हैं, अगर वो कोई फुल टाइम नहीं भी करना चाहते तो वर्कशॉप का माध्यम मेरे हिसाब से सबसे अच्छा माध्यम है। आप अलग अलग तरह के लोगों से, सीनियर लोगों की वर्कशॉप करके, और काफी कुछ आप थिएटर में सीख सकते जी। बहुत खूबसूरत बात हैं। कही आपने, बिल्कुल। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि आप टेलीविजन से भी जुड़े रहे, आप आकाशवाणी के नाटकों से भी जुड़े हैं, ब्रॉडकास्टर हैं आप, सिनेमा से भी जी जुड़े हुए हैं, रंगमंच से जी। तो खैर आप हैं ही। तो मैं आपसे ये हम्म। जानना चाहूंगी, आपको कौन सा माध्यम सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा, और कहाँ आपको लगा बहुत, जहाँ आपने लगा कि मैंने यहाँ बहुत एंजॉय किया खुल के, और बहुत ज्यादा जो चैलेंजिंग लगा, और जहाँ आपको लगा कि दिस इज द बेस्ट। देखिए देखिए, इसमें निर्विवाद रूप से सबसे चैलेंजिंग तो रंगमंच ही है। उसका कारण भी है, सीधा कारण है। उसका कारण यह है कि आप अपनी ऑडियंस से आमने सामने हैं। वहां रीटेक का कोई गुंजाइश नहीं है, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो जिस तरह से मैं एनालाइज करता हूँ, अगर मैं रंगमंच की, थिएटर की तुलना करूँ फिल्मों से, जो मैं समझता हूँ, हालांकि प्रैक्टिस में काफी चीजें वैसी नहीं होती जैसी मैं सोचता हूँ। रंगमंच पूरी तरह से एक डायरेक्टर का माध्यम है। तो बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन डायरेक्टर क्या करता है, जैसे मैंने एज डायरेक्टर बहुत सारा काम किया, लेकिन होता क्या जी है, मैंने तो खूब सारा 1 महीने रिहर्सल कराया, और जब वो एक्टर पहुंच गया स्टेज पे तो वो कुछ भी करने लगा। तो वो कंट्रोल नहीं, तो वहां पर एक्टर पे, डायरेक्टर से ज्यादा उस मोमेंट पे एक्टर प्रोमिनेंट हो जाता है। और अगर वो गड़बड़ करता है तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। फिल्मों में आपके पास चांस है, आप रीटेक कर जी सकते हैं, और जब आप एडिटिंग टेबल पे बैठे हैं तो आप उड़ा दीजिए जो ठीक नहीं आया है आपका सीन। लेकिन जी यहाँ उड़ाने बिल्कुल। का तो चांस है नहीं, यहाँ तो आपने खराब किया तो ऑडियंस ही उड़ा देगी आपको। तो थिएटर में बिल्कुल। सबसे बड़ा चैलेंज ये है। और फिल्मों में टेक्नोलॉजी है आपकी सपोर्ट में।
आप डबिंग करके ठीक कर सकते हैं, आप म्यूजिक से सपोर्ट कर सकते हैं, एडिटिंग में हटा सकते हैं। तो वो टेलीविजन में भी है, टेलीविजन में भी आपके पास वो संभावना है, पोस्ट प्रोडक्शन की संभावना है। थिएटर में पोस्ट प्रोडक्शन होता नहीं, तो बहुत ही चैलेंजिंग है। और आई मीन एक शो में ही दैट कैन मेक इट और ब्रेक इट। आपने अच्छा कर दिया तो ठीक है, नहीं अच्छा किया तो ठीक है। बट देन जहां तक एंजॉय करने की बात है, मैंने सारे ही माध्यमों में एंजॉय किया है। और मैं टेलीविजन में भी जितना किया उसमें भी काफी एंजॉय किया। फिल्मों में भी ऑब्वियसली, फिल्मों में और टेलीविजन में मैंने उस ढंग से कोई सक्रिय ढंग से काम नहीं किया जैसे मैंने थिएटर में किया। तो ये भी हो सकता है कि इस वजह से मुझे थिएटर ज्यादा चैलेंजिंग और ज्यादा आकर्षक माध्यम लगता हो, क्योंकि उसके बाद चूंकि मैं न्यूज में रहा हूँ करियर वाइज और जर्नलिस्ट रहा हूँ, बाद में जर्नलिज्म या मीडिया टीचिंग में आ गया, तो इसलिए फिल्म और टेलीविजन उस ढंग से नहीं कर पाया जैसा अदरवाइज अगर मैं फुल टाइम लेता कर सकता था। मौके थे, लेकिन उन मौकों में थोड़ा रिस्क था, तो मैं उतना रिस्क नहीं ले पाया, क्योंकि ब्रेड एंड बटर थी नहीं, थिएटर में भी नहीं थी। और फिल्म और टीवी फिल्मों में तो वैसे भी आज की तरह का जमाना था नहीं। अब तो सब कुछ बदल गया, इतने एवेन्यूज हो गए। तो वो ब्रेड एंड बटर का था, तो ब्रेड एंड बटर के लिए जर्नलिज्म में आया। तो ऐसा नहीं कि ब्रेड एंड बटर के लिए आया तो नहीं, जर्नलिज्म में भी मैंने उतना ही एंजॉय किया। लेकिन जैसा आपने सवाल पूछा उस दृष्टि से ऑब्वियसली सबसे चैलेंजिंग माध्यम थिएटर ही है। और जहां तक रेडियो की अगर बात करूं, तो अब ये तुलना करना मेरे लिए वाकई में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने प्रिंट में काम किया जर्नलिस्ट के तौर पे, टीवी में भी काम किया, लेकिन रेडियो में मैंने उस ढंग से एज जर्नलिस्ट काम नहीं किया। लेकिन रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो हर तरह के व्यक्ति को समाहित कर लेता है, चाहे वो न्यूज हो या प्रोग्राम। तो न्यूज में आप देखिए कि मैं पिछले 20 साल से एक ही प्रोग्राम कर रहा हूँ, मार्केट मंत्रा। जी। उसमें मैं हिंदी में एंकरिंग करता हूँ। और ये भाषा की दृष्टि से भी मैं खुद ही सोचता हूँ तो बड़ी कुछ अजीब सी चीजें मेरे खुद के बारे में है। मेरी सारी सारी पढ़ाई अंग्रेजी में हुई, सारा मेरा जर्नलिज्म का प्रोफेशन अंग्रेजी में है, लेकिन थिएटर में हिंदी में करता हूँ, रेडियो में काम मैं हिंदी में करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हिंदी में काम करना। तो मैं उस मार्केट मंत्रा को 20 साल से नियमित रूप से कर रहा हूँ। और जहां तक नाटकों की बात है, मैं करीब करीब 25-30 साल पहले ही रेडियो के नाटकों से जुड़ गया था। जब बनारस में था वहीं मैंने ऑडिशन दिया, मैं एम्पैनल हो गया, और मैंने एज एक्टर कई प्लेस किए, दो मैंने सीरियल्स भी किए। एक काफी बड़ा सीरियल था, वहां पे गली आगे मुड़ती है, उस समय के मैं नाम अभी इमीडिएट नहीं याद आ रहा है, बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनका लिखा हुआ था, उसमें मैंने रोल किया। फिर दिल्ली आया, दिल्ली में रेडियो में उतना नाटक हो नहीं पाया, गाए बगाए हुआ। लेकिन हाँ, दिल्ली में मैंने लिखने का रेडियो के लिए बड़ा मौका मिला। तो जो किशोरों के लिए, किशोरों को एड्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक प्रोजेक्ट था, तो एक प्ले होना था, तो मुझसे पूछा गया। तो मैंने उसके लिए हामी भर दी, लिखा। और वो पहले शायद 10 या 12 एपिसोड की बात थी, फिर वो अच्छा चला, और फिर वो कुछ एपिसोड और बड़े होते होते मैंने 36 एपिसोड उसके लिख दिए, जो अपने आप में मुझे भी बाद में लगा मैं कैसे लिखता चला गया, क्योंकि रेडियो के लिए मैंने नाटक नहीं लिखा था। ऑनेस्टी की बात थी, वो लिख दिया, और अच्छा मैंने लिख भी दिया, अच्छा हो भी गया। तो इस तरह से वो उस तरह का अनुभव भी मेरे साथ जुड़ गया कि मैं रेडियो के लिए लिख सकता हूँ। बाकी अगर रंगमंच के लिए जो लिखने की बात है, मैंने स्ट्रीट प्लेज काफी लिखे हैं, शॉर्ट प्लेज लिखे हैं, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से मैंने एज नाटककार कुछ नहीं लिखा, कोई बड़ा नाटक नहीं लिखा। तो जी। बस यही थी जी। जी। मैं ये जानना चाहूंगी, आपको जैसे बहुत सारे अवार्ड्स में से नवाजा गया है, बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, बहुत लंबी फहरिस्त है उनकी। आपको जी। यूपी संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से बेस्ट यंगेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। तो जब अवार्ड मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे कि अवार्ड मिलना तो काफी नहीं होता, उसके साथ के पीछे जो उसके साथ साथ जो आ, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती वो है वो कितनी वो मुश्किल मुझे होती है? वो मुझे भी आश्चर्य है कि क्या मतलब, मैंने तो ऐसा कोई एस्पायर किया नहीं था। बस एक जुनून था, 24 घंटे रंगमंच करना था, और वो यही। नौकरी नौकरी 6 घंटे करनी थी, उसका पैसा भी थिएटर में ही लगना था, करता गया। जी और जी होते जी। होते मैंने यूपी में 3 हाँ। शहरों में बहुत ज्यादा नाटक किए।
इलाहाबाद में, बनारस में और लखनऊ में, तीनों शहरों की अपनी बहुत ही समृद्ध विरासत है, साहित्य की दृष्टि से भी, थिएटर की दृष्टि से भी। तो वो लोगों के नोटिस में आया कि मैं इतना ज्यादा काम करता हूँ। और उस समय, और ये केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की ही योजना थी, और जो उन्होंने यूपी संगीत नाटक अकादमी से ही कहा कि जो भी बेस्ट यंग लोग हैं उनको चुनो, तो somehow I was selected for that। और उसी के बाद मुझे आगे काफी मौका मिला, जो मैंने बताया, वर्कशॉप के लिए भी, और दिल्ली में आके रंगमंच करने के लिए भी, वो सारे मौके मुझे मिले। और वो निश्चित रूप से मुश्किल से मिलने वाले मौके हैं। और दिल्ली में, जो लखनऊ में ही मैंने नाटक किए, जो नॉर्थ जोन का फेस्टिवल था, उसमें मुझको छोड़ के बाकी तीनों एनएसडी के ही डायरेक्टर्स थे जिन्होंने किया। तो करता गया। हालांकि ये निश्चित रूप से आज मैं, व्हेन आई लुक बैक, ये लगता है कि मैंने अगर जहां छोड़ा वहां नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके बाद ऐसा नहीं कि छोड़ा तो शायद काफी आगे जा सकता था थिएटर में, लेकिन छोड़ा नहीं। अब उसका रूप बदल गया, क्योंकि जब से मैं टीचिंग में आया, तब से नए छात्रों को तैयार करने का काम शुरू हुआ। तो मैं जहां बिल्कुल। भी रहता हूँ, रंगमंच जरूर होता है, वहां पे थिएटर सोसाइटी जरूर होती है, और थिएटर जरूर होता है। और उनकी मैं वर्कशॉप लगातार कराता हूँ, खुद भी जितनी मेहनत करता हूँ उनको तैयार करता हूँ। तो ठीक है, अब उसके आगे मैंने खुद नहीं किया, मैंने एक नई पीढ़ी जरूर तैयार की थिएटर में, और उसमें काफी सारे लोग लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जुड़ाव है, तो एक जुड़ाव हुआ है। दूसरा ये कि देखने की दृष्टि से, तो एक दर्शक की दृष्टि से है, मैं खुद भी जाता हूँ, मेरे पास जो मौके आते हैं देखने के, जो संभव होता है, बाकी लोगों को प्रेरित करता हूँ, जाओ ये अच्छा नाटक हो रहा है, देख के आओ। तो उस तरह से रंगमंच के लिए जो थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, वो जुड़ाव बना हुआ है, वो अभी भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने कि शिद्दत हो, पागलपन हो, जुनून हो, तो पैशन हो, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और आपके पास जी रास्ते अपने आप बन जाते हैं। लेकिन जरूरत है कि एग्जैक्टली। शिद्दत की, आपका पैशन अगर हो तो नथिंग इज जी इम्पॉसिबल, रास्ते बन जाते राइट। हैं। जी और जी। ये आपसे जरूर चाहूंगी मैं कि ट्रेनिंग कितनी जरूरी है थिएटर के लिए, कि अगर नहीं आप नहीं, थिएटर फिर हाँ देखें या जी। वर्कशॉप करें तो उनसे वो आपका हेल्प हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रॉपर 1 साल 2 साल, तो मुझे नहीं लगता, जैसे आपने कहा कि अगर आपके पास ट्रेनिंग की वो नहीं है तो आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, आप चीजें देख सकते हैं, रंगमंच आप जी देखें, नाटक पढ़ें, तो उससे वो भी एक तरह से आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। जी। जी तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, फिल्म्स की तरफ अगर हम चलें, जैसे आपने यंगस्टर्स की जी बात जी की कि आप उनको थिएटर जी करवा रहे हैं, तो जी आपने जी स्टार्ट किया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, लास्ट ईयर आपने इसकी शुरुआत की, इस बार फिर से आप जी करने जी जा रहे हैं, तो उसके बारे में मैं जी चाहूँ, जी क्योंकि ये यंगस्टर्स के लिए और इतने मुश्किल वक्त जब चल रहा है, उसमें जो क्रिएटिव चीज होती है, इट्स लाइक मेडिटेशन, ये आपकी बहुत हेल्प करती है आपको आगे करने में, मूव ऑन करने में, और आपका जो पॉजिटिव जो चीज होती है वो आपको देती है, क्रिएटिव जी चीज कोई भी। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपने ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो शुरू किया, इसके बारे में हमें बताइएगा, और जो इस किस जी। तरह से ये यंगस्टर्स को हेल्प कर रहा है। जी जी जी। तो इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा, क्योंकि क्या है, जी जब से जब जब मैं मतलब थिएटर भी करता था, तब भी छोटे मोटे मौके थे। जैसे कि उस वो टेलीविजन का जमाना था, तो बहुत सारे प्लेज जो थे वो टीवी पे, जैसे कि जब मैंने 2-3 प्लेज ऐसे किए कि उस समय जी लखनऊ का जो दूरदर्शन केंद्र था, उन्होंने आके शूट कर लिया। तो वो नाटक थे जो टेलीविजन में आए। इसके अलावा मैंने कलकत्ता दूरदर्शन के लिए एक टीम थी, उनके साथ जुड़ के काम किया। तो वो टेलीविजन जो दूरदर्शन केंद्र था कलकत्ता का, उसके लिए एक एक हमने फिल्म की, बित्तावर जमीन, जो बलिया में जाके हम लोगों ने 15 दिन जाके शूट किया, वो की। तो मेरा मतलब कहने का, जो फिल्मों से मेरा किस तरह से जुड़ा हुआ, जो आज आप कह रही, जो इस फेस्टिवल तक मेरी मुझको लेके आया। और उसके बाद हमने बहुत सारे ऐसे नाटक किए, जो जो जैसे फिल्मों में, जो टेलीविजन पे आए। फिर कुछ छोटी छोटी फिल्में भी की। उसके बाद जब मैं आज से 15 साल पहले स्टूडेंट्स को लेके मैंने एक बहुत ही लैंडमार्क काम किया 2006 और 7 में। तो वो मेरा पहला प्रयोग था अपने स्टूडेंट्स को लेके एक फिल्म बनाने का। और ये एक फुल लेंथ फिल्म थी, 2 घंटे की फिल्म थी। और उस समय मैं पहले, जो एक इंस्टीट्यूट है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, विप्स में था, डायरेक्टर था। और उसके बाद 2007 में मैंने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, वहां पे अपना जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट बनाया। तो मैंने दोनों जगह से करीब 150 स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई, एक स्क्रिप्ट तैयार की गई,
वो भी स्टूडेंट्स ने ही लिखी। और मेरे एक मित्र हैं मेरठ में, उनकी मदद से मैं उनके गांव में गया, और उस गांव में 150 लोगों की टीम, और पैसा हमारे पास एक भी नहीं। और उसके बाद हमने वो फिल्म शूट की। और अगर वो आज फिल्म बनी होती तो उसको सैकड़ों इंटरनेशनल अवार्ड मिले होते। लेकिन ऑब्वियसली उस समय समय की बात है, उस समय ऐसा नहीं था कि इतने एवेन्यूज नहीं थे। हालांकि उस फिल्म का नाम था हंता, और स्टूडेंट्स ने ही सारा लिखा था। और उसको एक स्टूडेंट है प्रिंस शादल, उसने ही लिखा, उसने ही उसको डायरेक्ट किया था। और वो कई फेस्टिवल्स में गई। तो ये जो अनुभव हुआ मेरा छात्रों के साथ, और फिर हर साल जब तक मैं विप्स में था, उसके बाद मैं जहां भी रहा, अभी भी जिस इंस्टीट्यूट में मैं हूँ, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन, वहां भी तो लगातार ही मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स फिल्में बनाएं। और यहाँ पे जो डीएमई में, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन में भी अभी मैंने जब 2018 में ज्वाइन किया, तो सबसे पहला काम मैंने स्टूडेंट से किया कि कुछ फिल्म बनाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई फिक्शन में टाइम लगेगा, मैंने कहा चलो डॉक्यूमेंट्री। तो एक डॉक्यूमेंट्री मी टू का दौर चल रहा था, तो मी टू के ऊपर हमने एक 20 मिनट की बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई, जी। और सारा स्टूडेंट्स को साथ लेके बनाई। तो इस तरह से, तो जब ये होते होते मुझे ये लगा कि थोड़ा एक स्टेप आगे चलना चाहिए, और स्टूडेंट्स जो काम करते हैं उसका एक्सपोजर भी होना चाहिए। तो जब मैं विप्स में था 2014 में, मैंने पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्लान किया, जी। और उसका नाम था सिनेफाइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और बड़ा फेस्टिवल हुआ। पहले अटेम्प्ट में ही काफी दुनिया के बहुत सारे देशों से हमारे पास फिल्में आई। और बहुत उसमें हमने दो बड़ी वर्कशॉप्स भी की। क्योंकि देखिए क्या है, जो अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, पढ़ने लिखने वाली, फिल्म बनाना का मतलब सिर्फ बनाना और देखना नहीं है, सीखना भी है। तो जी। इसके लिए वर्कशॉप्स भी की, डिस्कशंस भी किए। तो वो एक ऑलराउंड जो डिस्कोर्स चाहिए, एक ऑलराउंड उसकी समझ चाहिए पढ़ने लिखने की, तो वो किया। फिर जब मैंने छोड़ दिया, ऑब्वियसली वो रुक गया वहां पे फेस्टिवल। फिर जब मैं यहाँ डीएमई में आया, तो मैंने लास्ट ईयर एक फेस्टिवल शुरू किया, जिसका नाम है सिनेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उसका एब्रिविएशन है सिफी। तो पिछले साल अप्रैल में हमने किया। और गिवन माय कॉन्टेक्ट्स, हमने क्या किया, एक और चीज जिसमें मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, और अब कोरोना पीरियड ने उसको प्रूव भी कर दिया है, जबकि ये मैं पहले से इस थिंकिंग का था, कि आप जब भी कुछ करते हैं, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। यस। क्योंकि यस। आप कुछ भी करेंगे, आपके पास और लोग होने चाहिए, ट्रू। आपका उनमें भरोसा हो, उनका आप में भरोसा हो। तो जब आप एक टीम बनाएंगे, और अब एक टीम, ये तो हम सब जानते हैं थिएटर में कि बिना टीम के नहीं होगा, लेकिन अब टीम के बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि दो तीन टीमें एक साथ मिल जाए, अब मिलके कुछ बड़ा क्रिएटिव करें। जैसे जब मैंने कबीरा खड़ा बाजार में किया था, मैंने नया ग्रुप बनाया था, और मेरे पास आर्टिस्ट ही नहीं थे, 52 आर्टिस्ट स्टेज पे मैं कहाँ से लाता? तो एक संस्था है समयांतर, मैंने उनसे कहा, और लोगों से, हर एक थिएटर ग्रुप से कहा कि ठीक है, आपके आर्टिस्ट आपके हैं, एक प्ले के लिए मुझे दे दीजिए। तो एक एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ मैंने नाटक किया। यही मैंने फिल्मों में किया, यही फिल्म फेस्टिवल में किया। तो जब पिछले साल मैंने सिफी किया पहला एडिशन, तो मैंने कहा कि भाई मैं कितनी फिल्में जुटा पाऊंगा, और या कितने लोगों को ला पाऊंगा। तो मैंने कहा मेरे जो संसाधन हैं, मेरे जो कनेक्शन हैं, सीमित हैं, तो मैं और लोगों को अपने साथ लेता हूँ। तो एक राम किशोर पार्चा है जो दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चलाते हैं, मैंने उनसे कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए। तो वो हमारे साथ जुड़ गए आके। फिर एक डिसेबिलिटी की फिल्मों का एक फेस्टिवल होता है, वी केयर, दिल्ली में। मैंने उनसे बात की, सतीश कपूर जी हैं, वो तैयार हो गए, वो मेरे साथ आ गए। फिर एएमयू में एक बहुत बड़ा फिल्म का बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लब है, उन लोगों से मैंने बात की, वो मेरे साथ आ गए। तो इस तरह से मैंने फिल्म क्लब्स, फिल्म संस्थाओं, फिल्म फेस्टिवल्स को जोड़ा, और उनकी सहायता से मैंने एक बड़ा फेस्टिवल खड़ा कर लिया। तो जितना मेरा योगदान है, उतना इन सारे लोगों का भी योगदान है कि इन्होंने मेरे साथ हाथ मिला लिया आके, और मैंने कर लिया। इसी तरह व्यक्तियों का है, मैंने जूरी बनाई, अच्छे अच्छे लोगों को उसमें बुलाया, गौरी चक्रवर्ती जी हैं, एमईटी में हेड हैं,
एमईटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन की, उनको बुलाया। नरेश शर्मा जी हैं जो क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है उसके फाउंडर हैं, जो एफटीआई पास आउट है, उनको बुलाया। तो इस तरह के लोगों को जोड़ लिया। तो देखिए, जो भी काम हो, थिएटर हो, फिल्म हो, बिना टीम के नहीं होगा, बिना कोलैबोरेटिव अप्रोच के नहीं होगा। और बिल्कुल। पिछले साल के फेस्टिवल में भी मैंने मेरे एक मित्र हैं, वो डीकिन यूनिवर्सिटी मेलबर्न में पढ़ाते हैं, उनको मैंने जोड़ा। तो उनके साथ ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी मेरे साथ आ गई, और उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प भी की। मैंने मांगा नहीं, फिर भी उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प भी कर दी। तो फाइनेंशियल हेल्प आ गई, पैसे की दिक्कत ही नहीं हुई, हमारा फेस्टिवल सरप्लस में चला गया। तो पैसे की प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन पैसा आ क्या गया। बात। तो ये मतलब पिछले साल तक तो मैंने 1982 से लेकर 2019 तक उसी तरीके वही रखे हैं, और उन तरीकों से हर बार सफलता मिली है। लेकिन इसके लिए जरूरी है, जो और लोग भी थिएटर करना चाहते हैं, फिल्म करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि टीम वर्क में काम करना सीखें। एक जी। दूसरे के साथ जो टीम स्पिरिट कहते हैं हम, वो डेवलप करना सीखें। वो थिएटर भी तभी होगा, फिल्म भी तभी होगी, फिल्म फेस्टिवल भी तभी होगा। तो पिछले साल एक बड़ा फिल्म फेस्टिवल कर लिया। अब कोरोना टाइम चल रहा है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि फिल्म फेस्टिवल कैसे करें। लेकिन मैंने कहा बंद नहीं करूंगा। ठीक है, जी। चैलेंजेस हैं, ये दिस इज आई बिलीव द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम बिफोर ईच वन ऑफ अस, बट देन वी हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ विगर, दैट काइंड ऑफ चैलेंजिंग स्पिरिट, कि हम इस चैलेंज को भी ले सकते हैं। और अभी मैंने जैसे जून में ही किया, हम एक हर साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी करते हैं आई कैन के नाम से। उसमें भी वो दुनिया भर के स्कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं। अभी जून में किया। पहले हम कोरोना से पहले कर रहे थे, नहीं कर पाए, कोरोना ठीक मौके पे आ गया। तो इंतजार करते रहे, जब हमें लगा कि कोरोना नहीं जाएगा, तो हमने कहा फिर करते हैं, कोरोना को रहने देते हैं। और वो हमने 10 दिन का की वर्क का कॉन्फ्रेंस की, जो दुनिया की पहली डिजिटल लाइव कॉन्फ्रेंस है, विच कंटिन्यूड फॉर 10 डेज। जिसमें, और ओह। उसका फायदा क्या हुआ, देखिए, जब भी चैलेंज आता है, जब आप चैलेंज से मीट करते हैं, तो कुछ नया होता है। तो नया क्या हुआ कि पहले हम पिछले साल भी किया था, तो हमारे बाहर से, विदेशों से लोग आए थे, लेकिन उनको लाना, लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, फाइनेंसिस इन्वॉल्व है। इस साल हमें एक भी पैसा खर्च नहीं किया। हमारे साथ स्वीडन के लोग भी जुड़ गए, अफगानिस्तान के लोग भी जुड़ गए, सब जुड़ गए। तो दिस इज द बेनिफिट। तो इस टाइम का फायदा उठाया। तो हमने दुनिया भर के विद्वानों को इकट्ठा किया। और इसी तरह से अब जो हम फिल्म फेस्टिवल करने जा रहे हैं 16, 17, 18, 19 दिसंबर को, इस बार भी डीकिन यूनिवर्सिटी मेलबर्न की, जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, वो हमारे साथ है, पार्टनर है, मिलके हम कर रहे हैं। और इस बार भी हमें उम्मीद है कि हमें दुनिया भर की फिल्में मिलेंगी, और इस बार हम दुनिया भर के विद्वानों को जोड़ पाएंगे। और फिल्म फेस्टिवल से के संदर्भ में एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, जो मेरा तरीका है, तो मैं उसको बता सकता हूँ। हमें चाहे थिएटर करें या फिल्में करें, गंभीरता के साथ काम करने की जरूरत है। गंभीरता से मेरा मतलब है कि ग्लैमर के क्वोशंट को थोड़ा सा अगर हम पीछे रखेंगे, तो हम अच्छा काम करें। हम्म। इसका मतलब ये, जैसे मैंने फिल्म फेस्टिवल्स में ही किया, मैं अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ता हूँ, लेकिन मैं किस तरह के लोगों को जोड़ता हूँ, या किस तरह के, मैंने जब वेब्स में भी था, डीएमई में भी था, फिल्म से कौन से लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, जिनके साथ मतलब जिनकी मैं हेल्प लेता हूँ। मैं वेब्स में था, मैंने सौरभ शुक्ला को बुलाया। जी। ठीक है, वो दिल्ली से ही मित्र हैं, तो वो आ गए। अनुभव सिन्हा को बुलाया। ठीक है, विप्स में था तो हिमांशु धुलिया को बुलाया। अभी पिछले साल भी वो थे। और इस साल जो हम फेस्टिवल कर रहे हैं, फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, उसमें तिग्मांशु धुलिया पिछली बार आए, उन्होंने देखा कि हम कितना गंभीर काम कर रहे हैं, तो ही हिमसेल्फ एग्रीड कि ठीक है, हम मुझे एम्बेसडर बना दो फिल्म फेस्टिवल का। तो इस बार जो हम कर रहे हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें तिग्मांशु धुलिया हमारे ब्रांड एम्बेसडर। तो अगर आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं और गंभीर तरीके से कर रहे हैं, गंभीर लोगों को जोड़ के कर रहे हैं, तो मैं उसमें यकीन नहीं रखता कि किसी बहुत ही बड़ी हीरोइन को बुला लें और हम फिल्म फेस्टिवल कर लें, तो वो जो हमारी सीरियसनेस है काम की, वो खत्म हो जाएगी। और फिल्म फेस्टिवल के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो पिछली बार भी हमने किया, इस बार भी कर रहे हैं। हमने क्यूरेट सेशंस हमने, जैसे ऑस्ट्रेलियन फिल्मों का एक क्यूरेट सेशन किया, डिसेबिलिटी की फिल्मों का हमने एक क्यूरेट सेशन किया, क्या बात, क्या महिला बात। महिला प्रधान फिल्मों का हमने एक क्यूरेट सेशन किया। तो हमने बिल्कुल ही फोकस्ड सेशंस किए, उस तरह की फिल्में दिखाई जिन पे चर्चा हुई बैठ के। हम्म। पैनल डिस्कशंस भी हमने किए। हाँ, साइंस के ऊपर भी हमने किया।
साइंस फिल्मों का एक अलग से हमने क्यूरेट सेशन किया, जिसके लिए विज्ञान प्रसार हमारे साथ जुड़ गया। विज्ञान प्रसार भारत सरकार की जो साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका एक हिस्सा है, तो वो हमारे पार्टनर बन गए और उन्होंने हमारे लिए पूरा साइंस फिल्मों का एक अलग से सेक्शन किया। तो मेरे लिए फिल्म फेस्टिवल डज नॉट मीन कि बस फिल्म स्क्रीनिंग हो गई है सब लोग बैठ के फिल्में देखो। जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक डिस्कोर्स नहीं होगा, तब तक हमारा जो ज्ञान का आदान प्रदान नहीं होगा, और जब तक वो नहीं होगा हमारी लर्निंग नहीं होगी, हमारी नॉलेज में कोई वृद्धि नहीं होगी, और जब तक ये नहीं होगा हम आगे नहीं जाएंगे, स्टैटिक हो जाएगा सारा कुछ। तो फिल्म फेस्टिवल भी मेरे लिए एक डिफरेंट तरीके की अप्रोच है, एक डिफरेंट तरीके की जर्नी से होके मैं फिल्म फेस्टिवल तक आया हूँ, सिर्फ करने के लिए नहीं करता। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं जब भी कोई काम करता हूँ मैं टाइम लेता हूँ। टाइम से लेने का मतलब है कि हैफेजर्ड तरीके से, हड़बड़ी में कि आज तय किया और कल कर दिया, ये नहीं होगा। जब रिहर्सल करता था 3-3 महीने रिहर्सल के बाद प्लेस करता था। जब फिल्म फेस्टिवल भी करता हूँ तो 6 महीने पहले से प्लानिंग करता हूँ। कॉन्फ्रेंस करता हूँ 8 महीने पहले से प्लानिंग करता हूँ। आज ये हमें सभी को सीखने की जरूरत है, चाहे थिएटर हो, चाहे फिल्म हो, चाहे फिल्म फेस्टिवल हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो। हमें एक तैयारी के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप सब स्टैंडर्ड काम करेंगे देन देयर विल बी नो टेकर्स फॉर योर वर्क। और एक बार दो बार बाई फ्लूक आपका चल जाएगा, लंबे समय तक नहीं चलेगा। अच्छा काम करना है, क्वालिटी वाला काम करना है, तो आपको थोड़ा सा लगना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें खपना पड़ेगा, और अपनी सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी कुछ अच्छा बिल्कुल। होगा। तो बिल्कुल। उसके लिए अगर नए लोग भी कोई कुछ भी करना चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं, लेकिन कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, कोई किसी को कुछ बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक लेसन ले सकता है एक दूसरे को देख के कि भाई हम कर रहे हैं तो हम भी ऐसे ही करें। तो थोड़ा सा वो टाइम लगाएं, एनर्जी लगाएं, फूल प्रूफ प्लानिंग। देखिए थिएटर के लिए भी, फिल्मों के लिए भी, फिल्मों के लिए कहा ही जाता है इट्स 99% प्लानिंग है, और 1% में बाकी सारा कुछ है। आपने प्लान ठीक से कर लिया तो काम ठीक से होगा। तो अभी जैसे मैंने फिल्म फेस्टिवल कर रहा हूँ जो दूसरा, उसको लिए हमने 1 महीने की तैयारी की और उसको लॉन्च किया। उसको लॉन्च किया तो लॉन्चिंग ही इस तरह से की, अगर लॉन्चिंग पैड स्ट्रांग हो गया तो अगला स्टेप उसके आगे जाएगा। तो लॉन्चिंग पैड ही ऐसा किया कि हमने ऑस्ट्रेलिया के सारे लोगों को जोड़ दिया, इंडिया से सारे लोगों को जोड़ दिया, तिग्मांशु धूलिया धूलिया को हम लेके आ गए, और हमने मतलब एक अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ा। और अब जो भी देखेगा कि ये फिल्म फेस्टिवल हो रहा है वो ये समझे, मानेगा कि ये एक गंभीर प्रयास हो रहा है, तो इसमें हम अपनी फिल्म भेज सकते हैं। निश्चित रूप से मैं एस्पायर यही करता हूँ कि ये फिल्म फेस्टिवल हमारा दोनों लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए भी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट फिल्म मेकर्स हैं वो आगे आए। और चूंकि प्राइज मनी भी अच्छा है, बट प्राइज मनी ठीक है, वो तो एक इंसेंटिव है, लेकिन सिर्फ ये प्राइज के लिए नहीं। और खासतौर से अगर इस कोविड की मैं बात करूं, मार्च से लेके अभी तक मेरे अपने स्टूडेंट्स ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। नेशनल लेवल पे भी आपने देखा बहुत सारी फिल्में बनी, लोगों ने घर बैठ के ही फिल्में बना ली। 20 लोगों ने अलग अलग शूट किया, एक स्टोरी लाइन तय करके 20 को जोड़ दिया, एडिट करके जैसे अ कंप्लीट फुल फ्लेजेड फिल्म। तो अब मेरे स्टूडेंट्स ने भी बहुत सारी बनाई हैं, और आपको इंटरनेट पे भी कई ऐसी फिल्में मिल जाएंगी। तो मेरा कहना ये, और हमने फिल्म फेस्टिवल की थीम ही रखी है इस बार, सिनेमा एंड इम्पैक्ट, कोविड-19 इम्पैक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि यंग लोग आए, नए लोग आए, स्टूडेंट्स आए, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स आए, जो उसमें भागीदारी करें। इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा फेस्टिवल सफल हो जाए इसलिए, बल्कि सब आएंगे तो एक मजमा जुड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि ऑनलाइन हो, या हो सकता है ऑफलाइन हो। हमने हाइब्रिड प्लानिंग की है कि ऑफलाइन थोड़ा ऑनलाइन, बट ऑल डिपेंड्स कि कोविड-19 हमारे ऊपर क्या मेहरबानी करता है या नहीं करता है, तो उसके ऊपर है। लेकिन एक है कि हम दूसरे योजना बनाइए और इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है, या आप जब भी कोई काम करेंगे हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जाए जो उसकी आपने कल्पना ही नहीं की थी। तो लेकिन अगर आप प्लानिंग के लेवल पे ये करेंगे कि कल को कुछ भी बुरा हो सकता है, तो आपके लिए वो स्कोप होगा, आप मानसिक रूप से तैयार होंगे कि हम उस चैलेंज को मीट कैसे करेंगे। और फिर आपके पास वो उतनी जिजीविषा होगी, उतनी ऊर्जा होगी कि आप उसको मीट करके और उस काम को कर ले जाएं। तो ये काफी जरूरी है मेरे ख्याल में, अगर हम थिएटर में, फिल्म में, फेस्टिवल में कोई भी बड़ी चीज करना चाहते हैं तो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है और मुझे लगता है सबने जो भी हमारे साथ
यंग परफॉर्मर जुड़ेंगे, ऑफलाइन भी जुड़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने कहा। जी और दूसरा, आपको जो एक करने का जुनून जो होता है, पैशन जो होता है, अगर वो आपके पास हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी कर सकते हो। भले ही पैसे ना हो, लेकिन आपने प्लानिंग की हो और अच्छा आप में शिद्दत हो काम करने की, तो ऊपर वाला भी आपके लिए रास्ते खोज लेता है। तो निश्चित आपसे निश्चित। बातचीत का इतना खूबसूरत सिलसिला चला कि मैंने आज हमारे साथ जितने व्यूअर्स जुड़े, उनके नाम नहीं जी लिए, लेकिन जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश गौर साहब हमारे साथ जुड़े, सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, दीपक गुरुनानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव जी, कमल कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनोहर लाल गांधी जी हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रियंका गौर हमारे साथ जुड़ी हैं, श्वेता हमारे साथ जुड़ी हैं, रितु तिवारी हमारे साथ जुड़ी हैं, सुष्मिता बालाजी हमारे साथ जुड़ी हैं, सुनीता चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनीता ठाकुर जी हमारे साथ हमारे जुड़ी हैं। काफी हमारे मित्र लोग ही हैं। हमारे सुरेश गौड़ जी जी खुद ही रंगकर्मी हैं, जी, और श्याम नाटक भी सुंदर करते जी। हैं, मीडिया शिक्षण में भी हैं। और श्याम सुंदर जी हमारे बहुत अच्छे मित्रों में हैं, और बहुत ही जी सक्रिय रंगमंच और अभिनय से जुड़े हुए हैं। जी, रश्मिधर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ये भी आकाशवाणी से ही। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, जो रंगमंच पे एक बड़ा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज अय्याज आरिफ साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, नीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बड़ा नाम आकाशवाणी के नाटकों का। मिफिम उत्सल जी संगीत नाटक अवार्डी हैं, ये हमारे साथ लद्दाख से जुड़े हैं। बहुत अदिति गुप्ता हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अमरीश जी और आप हमारे साथ आए। जी जी काजल जी, जी, एक आप चीज और कहना चाहूंगा नाटक के जी जी संदर्भ में, जो मुझे लगता है जी जी कहनी चाहिए। जी, जो बिल्कुल जैसे मैंने बिल्कुल। पहले भी जिक्र किया कि ठीक है, रंगमंच मनोरंजन के लिए है, लेकिन जी एक थोड़ी सी जिम्मेदारी भी है रंगकर्मियों के ऊपर, समाज को लेके। तो जी मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग जो भी रंगमंच से जुड़े हैं, करते रहे हैं, कर रहे हैं, थोड़ा सा सोशल ओरिएंटेशन के साथ, और एक 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 एक, एक दिमाग, एक एक ऑब्जेक्टिव के साथ ही हमें नाटक करना चाहिए। और खासतौर से अगर स्ट्रीट थिएटर की हम बात करें, क्योंकि प्रोसीनियम तो निश्चित रूप से हम सभी लोग करते हैं, तो स्ट्रीट थिएटर का भी जो माध्यम है, उसको भी हमें सभी को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और मैं एक नाम जो लेना भूल गया, वो निश्चित रूप से मैं लेना चाहूंगा। वो है भारत रत्न भार्गव जी का, जो संगीत नाटक अकादमी में बड़े पद पे थे। और वो एक ऐसे व्यक्ति मुझे मिले मेरी पूरी लाइफ में, जो थिएटर का उतना जानकारी, जो जो मुझे आज तक किसी में देखने को नहीं मिली। शायद आपकी भी उनसे अगर वाकफियत रही हो, तो वो मतलब एनसाइक्लोपीडिया थिएटर के हैं। तो अब क्या तो काफी एज है, और मैंने जिस समय में जो यंग थिएटर डायरेक्टर का वो था, और जब मैं बॉम्बे भी गया, तो उनसे काफी, और जब मैं आईपी यूनिवर्सिटी में मैंने जब एक नया मास्टर्स कोर्स लॉन्च किया था, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का, वहां पर मैंने एक पूरा पेपर ही रखा था थिएटर का। ये मैं बताना चाहूंगा, ये महत्वपूर्ण क्या बात है। बात, क्या बात, क्या बात। पूरा एक पेपर रखा था। तो देखिए, आदमी रास्ता खोज लेता है कि सीधे सीधे नहीं करना है, बिल्कुल। तो ठीक है, चले यहाँ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की एजुकेशन के थ्रू ही कराते। वहां पे मैंने पूरा एक पेपर रखा था, जिसमें थिएटर भी था और जिसमें पपेट्री भी था, और वाह। पपेट्री भी था, और उसका सिलेबस मैंने भारत रत्न भार्गव जी की मदद से बनाया था। उसके बाद मैं उनके एक बार मयूर विहार में उनका घर था, वहां गया, एंड आई वाज एस्टोनिश्ड टू सी कि उन्होंने घर पे एक थिएटर की किताबों की फुल फ्लेजेड लाइब्रेरी बनाई हुई थी, जो मेरे ख्याल में इस देश में किसी के पास नहीं होगी। क्या अभी बात। वो अभी वो जयपुर शिफ्ट कर गए हैं, तो उस तरह अब वो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। मतलब बड़े लोगों के साथ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो मैं उनका नाम लेना चाहता था, पहले भूल गया, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको यहाँ बहुत रोक बड़ा कर नाम, भी उनका बहुत नाम बड़ा लूं। नाम, जी। और बहुत दूसरा बड़ा नाम। एक और नाम मैं लेना चाहूंगा, जो मैंने जब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में शुरू किया, पपेट्री का सब्जेक्ट रखा, तो वहां मैंने पढ़ाने के लिए बुलाया रंजना पांडे जी को। जी जी
ठीक है, जो जो पपेट्री में देश के सबसे बड़े नामों में से एक नाम है। जी, तो मतलब कहने का है कि मुझे बड़े बड़े लोगों का सहयोग मिला और उनका सानिध्य भी मिला, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीजों को कर पाया। और पपेट्री के माध्यम से हमने कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे अपनी बात कहने की कोशिश की। तो भारत में इतनी तरह की विधाएं हैं, थिएटर के जी। अंदर भी ये इतनी तरह की लोक शैलियां हैं, लोक संगीत है, उसका इस्तेमाल भी मैं समझता हूँ कि हमें करना चाहिए, जो हमारे थिएटर को और हमारी जो इतनी पुरानी आर्ट फॉर्म्स हैं उनको और समृद्ध करेगा। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत बात और इतनी एनरिचिंग आपके साथ सेशन रहा। निरुपमा वर्मा जी ने ज्वाइन किया है एंड शी हैज जॉइंड लेट बट फाउंड दिस सेशन वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू निरुपमा जी। कमल कुमार वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अमरीश सर, आपने बहुत बहुत एनरिचिंग सेशन था और बहुत ही अच्छी आपने जो आपकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है, जो आपने अपनी जर्नी हमसे शेयर की, तो इट वॉज सो एनरिचिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रूबरू के इस मंच पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नमस्कार और शुभ रात्रि। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनको एक बार फिर से मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।